और हमारी राजनीतिक शुरुआत प्रकाश चंद्र सेठी जी के बंगले से ही हुई थी, भोपाल से। वाह, वो आपकी इंदिरा जी के साथ पहली मुलाकात पहली मुलाकात थी, पहली ये मुलाकात। कहाँ, भोपाल या नहीं, दिल्ली में, ये अरे। कपवा रोड पर हुई थी, जी, सेठी जी के साथ हुई थी। वाह। और 80 में जब चुनाव की टिकट की बात आई, सेठी जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने, शंकर दयाल शर्मा जी ने जी। हमको आगे कर दिया वहाँ। क्या हम विदिशा में से इनको प्रताप भानु शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं लोकसभा का। आप नामांकन दाखिल करके जा रहे थे और अटल बिहारी जी आ रहे थे, तो तुरंत आपने शायद पैर छुए उनके और आशीर्वाद लिया। कैसे वो समय याद करते हैं? नहीं, वो बड़ा यादगार समय है जी। सुनीता विलियम्स जी ने इतिहास रचा, भारत का नाम ऊंचा किया। आपकी मुलाकात हुई उनसे मुंबई में ताज होटल में। हाँ, तो वो भी यादगार क्षण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। बातों का सफर एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नेता से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि विदिशा से 2 बार सांसद रहकर विदिशा की पहचान को नई दिशा दिखा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस भी ऐसे ही एक नेता ने विदिशा से किया। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। प्रताप भानु शर्मा जी इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं। सर, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं एक बातों के सफ़र के साथ, ज़िंदगी के सफ़र के साथ भी। नहीं, ठीक है, दोनों कंबाइन कर रहे थे। तो स्कूल टाइम के बाद एक मैकेनिकल इंजीनियर क्षेत्र में आना, इसके बाद फिर राजनीति की ओर रुख अपनाना। जी, कैसे आप सफ़र को याद करते हैं उस समय की? देखिए, जब हम हायर सेकेंडरी के छात्र थे, एसएसएल जैन हाई स्कूल में पढ़ते थे, तभी से हमारे पूज्य पिताजी ने कृषि यंत्रों का कारखाना खोल रखा था। तो उसमें ट्रैक्टर से चलने वाले इक्विपमेंट्स हम बनाते थे, और यहाँ की ज़मीन के हिसाब से हमारे फादर ने ही उन मशीनों को, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ट्रेलर, इनको डिज़ाइन किया था और काफ़ी लोकप्रिय हो रहे। हम भी कारखाने में देखते थे, जाते थे, सीखते थे, साथ में काम करने का मौका मिलता था। मशीनों में दिलचस्पी बढ़ गई, तो फिर हमारे पिताजी ने, कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि नहीं, इंजीनियरिंग में भेजेंगे हम। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसलिए हम यहाँ पढ़ाई में पढ़कर इंजीनियर बनना चाहते थे, और वही हुआ कि हमारी इतनी परसेंटेज आया, इतनी वो रही एडमिशन के लायक, स्कोर कर सके, तो हम एसएटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें एडमिशन मिल गया। यदि हो सकता है यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ना होता तो हम इंजीनियर ही नहीं बन पाते थे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा में होने का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कर कमलों से और उनकी वो जो औदार नीति थी तकनीकी शिक्षा के लिए, उसके अंतर्गत बना था ये। तो मैकेनिकल जुड़ाव रहा, घर में कारखाना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह सब होने की वजह से, तो हमने ब्रांच भी मैकेनिकल ही ली। जब जी ब्रांच चुनने का अवसर आया, तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। पढ़ते पढ़ते 71 में हमारी इंजीनियरिंग पूरी हो गई। छात्र नेता थे, लोगों ने चुनकर जनरल सेक्रेटरी बना दिया एसएटीआई छात्र यूनियन का। प्रिंसिपल होते थे हमारे प्रेसिडेंट। तो छात्रों की मांगों को लेकर सुविधाएं विस्तारित की जाएं, पढ़ाई की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, लाइब्रेरी कॉलेज में हो। फीस बढ़ा दी थी मध्य प्रदेश सरकार ने, तो फीस को लेके हमने आंदोलन किए। विदिशा, एसएटीआई, जीएसटीआई इंदौर का, और एमआईटीएस ग्वालियर, जबलपुर, सब लोगों ने। तो फीस जो 3-4 हज़ार रुपया कर दी गई थी एक टर्म की, वो घटाकर वापस 800 रुपये पर आए एट पार गवर्नमेंट कॉलेजेस के। वैसे ही सोशल गैदरिंग में बहुत सारे स्पोर्ट्स मीट होती थी। हमें हॉकी खेलने का शौक था, क्रिकेट खेलने का शौक था जी। तो वो हम इंटर कॉलेजिएट दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में हम आयोजन करते रहते थे, सब टीम के साथ मिलकर। पूरी टीम हमारी जैसे डी इंजीनियरिंग कॉलेज की रहती थी। उस समय मुश्किल से 7 या 8 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, आज तो 100 से ऊपर हो गए जी। परंतु पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, हमारी टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी थी एसएटीआई में जी। जो प्रोफेसर्स आते थे वो किसी भी तरह से आईआईटी ग्रेड की संस्थाओं के समकक्ष उनका ज्ञान और उनका
टीचिंग एक्सपीरियंस रहता था हम लोगों के लिए। ऐसे करते करते हमने इंजीनियरिंग पूरी कर ली। जैसे छात्र की नेतागिरी से हमारी लीडरशिप शुरू हुई। जी। इंदिरा जी जब 71 के वार में ये पाकिस्तान से हुआ था, उसमें इंदिरा जी और भारतवर्ष को जीत मिली। हमारी बहादुर पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नए लोकतांत्रिक देश का दुनिया के नक्शे पर उदय हो गया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते रहे। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने युवक कांग्रेस ज्वाइन कर ली। युवक कांग्रेस में काम करने लगे छात्र राजनीति के बाद। फिर सेठी जी, प्रकाश चंद्र सेठी जी चुनाव में वो बन के आ गए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो उनसे काम करने की निकटता होती रही। कॉलेज की समस्याओं को लेके एसडीआई का शासकीय किया जाए, एसडीआई को और बढ़ाया जाए, नई ब्रांचें दी जाएं। 3 ब्रांच चलती थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। हम और ब्रांच के लिए संघर्ष करने लगे। तो उस तरह से प्रकाश चंद्र सेठी जी जो चीफ मिनिस्टर बन के आए थे, इंदिरा जी के विश्वास पात्र थे, युवाओं को आगे बढ़ाते थे। और हमारी राजनीतिक शुरुआत प्रकाश चंद्र सेठी जी के बंगले से ही हुई थी, भोपाल से। वाह! जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जी। फिर जब हमने साल 2 साल काम कर लिया 74-75 में, फिर इंदिरा जी के पास बोले ठीक है कि ये प्रताप भानु शर्मा हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, युवा कांग्रेस को इन्होंने गठित कर दिया पूरे प्रदेश में। जी। मैं चाहता हूँ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इनको बनाया जाए। वो आपकी इंदिरा जी के साथ पहली मुलाकात पहली मुलाकात थी, पहली ये मुलाकात। कहाँ, भोपाल या दिल्ली? नहीं, दिल्ली में एक अरे! अकबर रोड पर हुई थी, जी। सेठी जी के साथ हुई थी। वाह! उनसे हमने फिर बताया मैडम को कि हम छात्र राजनीति से कैसे निकल कर आए और कैसे आपकी लीडरशिप से प्रभावित हैं। जी। 1971 के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हमारी 74-75 में हुई थी जी। तो इंदिरा जी ने जो कदम हाँ। आवश्यक होते थे वो सब निर्देश दिए। प्रियरंजन दास मुंशी इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको निर्देश दिए। उसी दिन हमारी प्रदेश लेवल पे नियुक्ति हो गई। फिर उसके बाद जो हमें एक कैरियर को बूस्ट मिला जी, प्रदेश लेवल पे काम करने का, अलग अलग जिलों में जाके युवाओं को जोड़ने का, जो हमारे छात्र राजनीति का अनुभव था जी, वो पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं की नई टीम कांग्रेस, युवा कांग्रेस की बन जाए, इसमें हमने बड़ी मेहनत करी जी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके सांसद बनने तक का जो सफर है, वो कैसे याद? हाँ, वो भी अब आता है, इसके बाद वही आएगा जी। उसमें जब 77 में आप उसमें इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस हार गई बीजेपी के और जनसंघ के दुष्प्रचार के कारण, परंतु वो इतना अच्छा काम उस इमरजेंसी के दौरान हुआ था कि रेल राइट टाइम चलने लगी थी, कार्यालयों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, समय पे पहुंचने की पाबंदी, अनुशासन स्थापित हो गया था, घटनाएं दुर्घटनाएं कम हो गई थी। ये जो आज अपन देखते हैं आतंकवाद और हिंसा, ये तो उस समय कोई नाम ही नहीं था, इतना अनुशासन था। फिर हम इंदिरा जी जब विपक्ष में आ गई तो इंदिरा जी को खिलाफ उस समय की जनता पार्टी और ये जो जनसंघ की मिलीजुली सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू करी। तो जो यूथ हमने घूम घूम के प्रदेश में संगठित किया था, उसने हर जिले में उस सरकार का पुतले जलाए, खिलाफ में प्रदर्शन किया। इंदिरा जी के समर्थन में युवा खड़े हो गए पूरे मध्य प्रदेश में। और फिर इंदिरा जी उपचुनाव में खंडवा आई थी, शिव कुमार सिंह का उपचुनाव था जी, उसमें हम लोग उनके साथ 8-10 जीपों के साथ, उतनी जीपें और साधन हुआ करते थे कोई ज्यादा, आज जैसे तो कोई भी मोहल्ले का नेता निकल जाए तो 20-25 गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद क्या ये पहला आना दौरा था इंदिरा जी का एमपी में, या इससे पहले भी नहीं, इससे पहले भी हमें 4-5 बार मुलाकात हुई जी। ये 1-2 बार तो एक अकबर रोड पे ही हुई जी। इसके बाद फिर ये आईवाईसी का सम्मेलन हुआ था चंडीगढ़ में, वहां पर हुई। फिर दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें तालकटोरा मैदान में उसमें इंदिरा जी आई थी। प्रदेश में पहली बार जब आना हुआ उनका, हाँ, प्रदेश में हमारा सबसे पहला काम उसी समय जब वो विपक्ष के नेता हो गई थी, तब हमारा उनसे निकटता हो गई, नाम से जानने लगी वो। हाँ शर्मा, तुम्हारे लोगों को मिलवाओ सबसे। अरे वाह! वो खुद कहती थी आगे बढ़ के युवाओं को कि आगे तो यूथ को आगे आना ही चाहिए, यदि देश को आगे बढ़ाना है या देश का नवनिर्माण करना है। तो इंदिरा जी हमेशा कहती थी, परंतु अनुशासन में रहना चाहिए यूथ को। ये उनका एक मैसेज हर युवा वर्ग के लिए इंदिरा जी का रहता था।
और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो इंदिरा जी के मार्गदर्शन में और वो सब काम करने का मौका मिला। और 80 में जब चुनाव की टिकट की बात आई तो सेठी जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने और हमारे शंकर दयाल शर्मा जी ने हमको आगे कर दिया वहाँ। क्या हम विदिशा में से इनको प्रताप भानु शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लोकसभा का नाम बाहर के लोगों के चल रहे थे। तो इंदिरा जी ने कहा ठीक है, ये जीत जाएंगे क्या? तुमने मुझसे उत्तर करके, मैंने कहा मैडम मैं तभी जीत पाऊंगा जब आप विदिशा पधारेंगी, आप मीटिंग लोगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और आप जीत के आऊंगा जी। अब वो एक कॉन्फिडेंस था कि इंदिरा जी आएंगी तो लोग इकट्ठे होंगे, उनका नाम, उनका नेतृत्व चरम पर चल रहा है जी। तो इंदिरा जी ने कहा नहीं ठीक है जी, मैं जरूर आऊंगी। और मध्य प्रदेश में जब हमारा टूर बने तो विदिशा जोड़ लिया जाए, विदिशा कभी नहीं आए। और इंदिरा जी अच्छी तरह से मुझे याद है कि बाबू तखतमल जी की नगरी है विदिशा, ये उन्होंने कहा इंदिरा जी ने, जो आज भी मुझे याद है। वो बाबू तखतमल जी को, बाबू जी को बहुत सम्मान देती थी। मैंने कहा हाँ। इसके बाद फिर जब मौका लगा, उन्होंने कहा संजय से मिल लो। संजय गांधी उस समय यूथ लीडर थे, हम लोगों के आइकॉन थे दिल्ली में। हम संजय जी के पास गए, बैठे, जो उनके लोग बाग थे, जब सबसे मिलने काम हो गए तो उन्होंने मुझसे चर्चा करी। हम कहा आप तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़वा देना, लोकसभा का ही के लिए। इसलिए नहीं, अब जब मैडम ने कह दिया तो लोकसभा ही लड़ेंगे और वो आएंगी आपके कंस्टिट्यूंसी, लड़ो, हिम्मत करो जी। हम कहा ठीक है लड़ेंगे। अब जब उनका नवंबर के आखिर में 26 से 27 नवंबर 1979 जी को उनका विदिशा का दौरा प्रोग्राम बन गया था जी। बड़ी उठापटक के बाद में हमें मीटिंग के लिए जगह नहीं मिली, सरकार ने परमिशन नहीं दी, कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी, जैन कॉलेज का ग्राउंड नहीं दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्राउंड नहीं दिया। हमने उस समय की जो ब्रिटानिया इंडस्ट्री जहाँ आज है, इसकी अदानी ग्रुप की रिफाइनरी है, वहाँ पहले ब्रिटानिया की इंडस्ट्री आ रही थी। उनसे फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा हम दे देंगे, रोज़ों मैदान को साफ करके आप यहाँ बनाना पड़ेगा, उसमें बबूल कांटे वाटे सब ऐसे ही और सड़े वड्डे सब हो रहे हैं। हाँ साफ, इंडस्ट्री साफ नहीं हुआ थी। तो ऐसे इस तरह से वो मीटिंग हुई, इंदिरा जी आई। वाह। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे डॉक्टर सूर्यप्रकाश सक्सेना जी। सक्सेना जी ने कहा इंदिरा जी से कि मैडम यदि आप इनको देंगे, हम प्रत्याशी जिला कांग्रेस का पूरा सपोर्टर, प्रदेश के युवाओं के लीडर हैं, आप इन्हें मौका देना चाहिए। इंदिरा जी ने उनसे कहा कि तुम्हें इसकी क्या गारंटी है कि इन्हें आप जिता लाओगे? तो डॉक्टर सूर्यप्रकाश सक्सेना ने ये कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि इन्हें जिता के भेजूंगा, नहीं तो आप मुझे पार्टी से निकाल देना। वाह। पर हम सब इनके लिए काम करेंगे और बदलाव लाएंगे हम। मतलब आपके लिए इतनी बड़ी बैक सपोर्ट करना उस समय के, हाँ बड़ी बात है। और फिर जिले के सभी कांग्रेस जिन्होंने इस बात का इंदिरा जी के बाद उसका आदर करते हुए और सबने खूब सहयोग दिया जी। इंदिरा जी की मीटिंग में करीब ये मान लीजिए कि 70-80 हजार आदमी आए थे मीटिंग में, विदिशा में। विदिशा में जहाँ हुई थी वो ब्रिटानिया के ग्राउंड में, जो आज अदानी का फैक्ट्री बनी हुई है। और हुआ क्या था आप जान के आश्चर्य करोगे गौरव जी, कि इंदिरा जी आज 2 बजे 3 बजे आने वाली हैं तो नहीं आई, पानी गिर गया राजस्थान में झालावाड़ में, उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाया, तो रात्रि विश्राम उन्होंने झालावाड़ में किया। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे 11 बजे मीटिंग यहाँ हुई विदिशा में। जितने लोग अपने संसाधनों से विदिशा में इंदिरा जी की मीटिंग अटेंड करने आए थे, मेरे ख्याल में 25-30 हजार लोग तो वही मैदान में सो गए थे। जितने भी ठेले खोमचे वाले विदिशा नगर में थे, सब भाई पहुंच गए थे, सब शाम के भोजन की व्यवस्था के लिए। हाँ बसेरा वहीं और वहीं सो गए। उसमें मैंने ये देखा जी कि युवा वर्ग, अनुसूचित जाति का दलित वर्ग और इंदिरा जी के प्रति जिसकी निष्ठा और श्रद्धा थी, वो बहुत श्रद्धा पूर्वक आए थे जी। नेक्स्ट डे करीब 50-60 हजार लोग थे सभा में जी। तो सफल हुआ। फिर हमारा वैसे हम सांसद बन गए, चुनाव इंदिरा जी ने बना दिया और क्या यही कहेंगे। सर 1991 का दशक होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ने आए यहाँ पे। तो सबसे पहली मुलाकात कुछ ऐसी भी मैंने कई जगह पर पढ़ी कि आप नामांकन दाखिल करके जा रहे थे और अटल बिहारी जी आ रहे थे।
तो तुरंत आपने शायद पैर छुए उनके और आशीर्वाद लिया। कैसे वो समय याद करते हैं? नहीं, वो बड़ा यादगार समय है जी। और अटल जी जैसा विपक्ष का नेता मिलना या देश का प्रधानमंत्री मिलना बड़े रेयर एग्जाम्पल होता है, सौभाग्य की बात होती है। उनका हमेशा हर उस पर राष्ट्रीय नजरिया रहता था जी। और जब वो देश के बाहर जाते थे तो वो देश की हर अच्छाई की तारीफ करते थे। चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, ये वही थे जिन्होंने कहा था इंदिरा जी दुर्गा का अवतार है 71 के चुनाव में जी। नेहरू जी की तारीफ करते थे। हर एक उसमें मैंने ये देखा। और जब हमें मालूम पड़ा रात को 12 साढ़े 12 बजे राजीव जी का फोन आया कि कल आपके यहाँ से अटल जी फॉर्म भरेंगे, क्या करना है प्रताप? हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने शायद आपको 2 सीटों का अलग हाँ, नहीं, उन्होंने कहा जी आपके जी सटी हुई सीटें कोई हैं जहाँ से आप लड़ सकते हो? हम कहा नहीं, हमने सब काम यहीं किया है और आपके आशीर्वाद से हम विदिशा से ही चुनाव लड़ेंगे, अटल जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लड़िए, आपकी इच्छा है तो बस इतना कह के हमारी वो बात हो गई। सुबह अटल जी ने आके उन्होंने फॉर्म भर दिया, क्योंकि एक दिन पहले की बात थी रात की 11:30-12 बजे। हम फॉर्म भर के निकल रहे थे, अटल जी आए पीछे के दरवाजे से, सामने से एंट्री नहीं हुई। जी। प्रशासन ने उनको पीछे के गेट से लाके कलेक्ट्रेट में आए। हम जब तक फॉर्म भर चुके थे, हमने 2 सवा 2 बजे फॉर्म भरा था और अटल जी 2:45 और 3 बजे के बीच में आए थे उस दिन। जब वो आए, हम फॉर्म भर के निकले, वो आए, हमने नमस्कार किया, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जी। हमने कहा अटल जी हम ही लड़ रहे हैं आपके सामने, आपको कोई और दूसरी सीट नहीं मिली क्या? चले पार्टी ने आदेश दिया विदिशा, तो हम विदिशा आ गए। उनका बहुत अच्छा जवाब था। हमको चलिए लड़ने में मजा आएगा जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी। सर 80 और 84 में आपने विदिशा से जीत हासिल की। तो तब का चुनावी माहौल देखें और अब का चुनावी माहौल देखें, यदि एक कंपैरिज़न किया जाए, तो क्या स्थिति होती थी उस समय? देखिए गौरव, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। उस समय एक दूसरे का आदर करते थे, मर्यादाएं होती थी, टीका टिप्पणी और आक्षेप करने का एक दायरा होता था और जनहित की लड़ाई लड़ते थे, जनता के लिए काम करते थे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते थे और अच्छी परियोजनाएं, अच्छे प्रोजेक्ट आ जाएं हमारे क्षेत्र में। आपने देखा होगा उस समय की जो 80 से 84 के हमने काम किए, विदिशा में ओवरब्रिज आया, रेलवे ओवरब्रिज पहली बार आया जी, इंदिरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना, ये भी उसी समय की देन है। संजय गांधी के नाम पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, वो भी है। गांव की सड़कें, और जो सबसे बड़ा काम हुआ, सबसे बड़ा, वो ये था कि विदिशा में जब मैं सांसद बना था 13-14% विद्युतीकरण था गाँव में जी, 100 में से 13-14 गाँव में। और हमारे करीब 3000 के करीब गाँव पूरे संसदीय क्षेत्र में। तो इंदिरा जी से ही हमने वो योजना मंजूर करवाई कि 100% विदिशा के गाँव में बिजली पहुँच जाए। तो विदिशा के 14-15 ब्लॉक हमारे विकास खंड जो होते हैं, उनकी पूरी योजना पूरे हर गाँव में बिजली पहुँच जाए, ये इंदिरा गांधी की देन है। और जब 90 में हम चुनाव हारे, तब तक करीब 84-85% या 90% गाँवों में बिजली पहुँच चुकी थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र की, जो इंदिरा जी से। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आपका बड़ा हाँ, स्वरोजगार के लिए हमने वहाँ से 4-5 योजनाएं मंजूर करवाई थी। जी। विदिशा में उद्योग ग्रोथ सेंटर हमने, जिसमें एक ज़्यादा सब्सिडी, आधे रेट पर भूमि का मिलना और बिजली 50% कंसेशन पे मिलना उद्योगपति के लिए थी। स्वरोजगार के लिए भी हमने जो योजनाएं भारत सरकार की हो सकती थी, उसमें विदिशा जुड़वा दिया था। सर्वे हुआ उसमें कि नौजवानों को रोजगार मिले। शिक्षा का अच्छा केंद्र विदिशा शुरू से रहा है जी। हमें एक अच्छे उद्योग, 1-2 अच्छे उद्योगों की और स्वरोजगार को सृजन करने वाले प्रोग्राम की आवश्यकता थी। उस दिशा में भी हमें बहुत सहयोग मिला, अर्जुन सिंह जी का सहयोग मिला जी, वोरा जी का सहयोग मिला मुख्यमंत्री के रूप में। और कई योजनाएं ऐसे आई जिसमें हमने लोगों को, सैकड़ों लोगों को जी, हजारों लोगों को स्वरोजगार भी दिया और नौकरी में भी लगाए। विदिशा में 1-2 बड़े उद्योगों की आने की बहुत जरूरत है, लोगों को रोजगार मिले। आज बम्बई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका क्यों जा रहा है बाहर? घर के लोग परेशान है बेचारे। हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, वो वीक हो गया इस कारण से। पढ़ा लिखा आदमी जो गौरव जैसा नए युवा है, वो यही सोचेगा कि मुझे बाहर काम करने का मौका मिल जाए। यदि यही उद्योग होते तो सिर्फ हम बेहतर दे पाते। जीतू पटवारी के एक
सभा का संबोधन याद आ रहा है जब उनने आपका ही ज़िक्र करते हुए बोला था कि इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर डाला जा रहा है शायद कि विपक्ष से कहीं। तो क्या वो बात सच है या कुछ ऐसी बात फिर आप नहीं, उस चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं। उसी तरह से शिवराज सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे हमारे सामने भाजपा से, उनके दिन में तारे तो नजर आ गए थे। पूरा उनका परिवार गलियों में और गांव में घूम रहा था। उन्होंने ये तदुल्य की कोशिश करी थी कि कोई ऐसा समझौता हो जाए या साहब भानु शर्मा चुनाव न लड़े। तो मैंने कहा वो संभव नहीं है जी, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमें मालूम है चुनाव कठिन है, परंतु आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, सांसद रह चुके हो, विदिशा के लिए कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ करना है, इसलिए आप मुझे सांसद बन जाने दो और आप वापस ले लो। वाह! जी। जी, उनसे उनका जो भी दूत समाचार लेके आया था, मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। और ये जीतू पटवारी जी और प्रदेश के नेताओं को सबको मालूम था, कमलनाथ जी को भी मालूम, जी। दिग्विजय सिंह जी को भी मालूम है। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स और ऐसे कुछ कमिटियों के भी आप सदस्य रहे। अरे हम तो कहाँ से निकाल लिए तुमने मुझे, मेरे ख्याल में बायोडेटा निकालो तुमने उसमें से देख दाख के। तो कैसा अनुभव उसका रहा? आपने क्या विशेषकर चीज़ें रही उसमें? इंटरनेट से ले लिया आपने ये जी, सही बात। पत्रकार हाँ, नहीं नहीं यही है, पत्रकारिता अच्छे है, एक पॉजिटिव पत्रकारिता होनी चाहिए जी। और खोजी पत्रकारिता, पॉजिटिव पत्रकारिता और नई चीज समाज के सामने रखें जी, जिससे समाज का विघटन ना हो, जो में एकजुटता है, सद्भावना का संचार हो, इसी को हम अच्छी पत्रकारिता कहते बातों हैं। का सफर इसलिए मैंने शुरू नहीं, बहुत अच्छा शुरू किया, हमारी शुभकामनाएं, पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और इसको ऐसा बनाओ कि यूनिक प्रोग्राम बन के एक प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बन सके जी। अब जो आपने पूछा कमेटीज का, इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में रहे। हम इंजीनियर होने के नाते इंदिरा जी और राजीव जी ने हमें हर टेक्निकल कमेटी में रखा जी। डिफेंस कमेटी में रखा उन्होंने, एटॉमिक एनर्जी की कमेटी में उन्होंने रखा, उन्होंने हमको फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट कमेटी में रखा, ओशियन डेवलपमेंट कमेटी में रखा, और जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी हो सकती हैं, 4-5 5-6 कमेटियों में थे हम उसमें लगातार। और बहुत अच्छी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और परमाणु ऊर्जा में जो हमारी शक्ति है, शक्ति केंद्र है, देश के जो वैज्ञानिकों ने खोज करके आत्मनिर्भर दुनिया में 6 शक्तियों में भारतवर्ष को स्थापित किया है, उन सब की चर्चाएं और वो सब चीजें उसमें हमें देखने को सीखने को मिलती थी। अच्छा लगता था, दौरे भी होते थे हर जगह, देश के जहाँ विभिन्न स्थान है, एटॉमिक एनर्जी के स्थान है, स्पेस, हम श्रीहरिकोटा गए, हम कल्पकम गए, कल्पकम में एटॉमिक एनर्जी का हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। हम राजीव जी के साथ अपने राजस्थान के बॉर्डर पे गए, असम में गए जी। और सब दूर जान अब ये टूरिज्म की ही बात चल रही है तो 1983 में आप शायद यूएसएसआर गए हैं बाहर। वो दौर कैसे यार? हाँ, 1981 में गए थे मेरे ख्याल में, उसमें चेकोस्लोवाकिया और यूएसएसआर। ओके। और हम वही नेशनल डेलीगेशन जाता है राष्ट्रीय, उसमें हम हमारे लीडर से स्पीकर जी। बलराम जाखर साहब जी। और वहाँ पर वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी चेकोस्लोवाकिया में, प्राग, उनकी राजधानी। तो ये क्या पहला दौरा था आप? ये हमारा पहला दौरा था वहाँ का। और वहाँ से रशिया होते हुए वाह! हम मॉस्को गए, मॉस्को से फिर ताशकंद आए और फिर ताशकंद से हमने इंडिया की फ्लाइट ली जी। तो वहाँ वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में प्राग में हम शामिल हुए। पूरे उसमें चेकोस्लोवाकिया, अब 2 हो गए वो जी, पहले चेकोस्लोवाकिया एक ही ओके। इस स्टेट से, माने एक ही राष्ट्र था। तो वो पूरा यूरोपियन कल्चर से प्रभावित, अच्छे डिसिप्लिन लोग। और वहाँ हमने स्कोडा जो आज बन रही है ना कार जी, स्कोडा की फैक्ट्री हमने विजिट करी थी वहाँ उस समय जी। अब उसको वॉक्सवैगन ने टेक ओवर कर लिया है और अपने इंडिया में बहुत अच्छी कार बना रहे हैं। वो हम कार बनते देखते थे, तो वहाँ खास तौर पे जो देखा कि एक इंजीनियर की यदि सैलरी 50,000 रुपया है, तो एक मैकेनिक की सैलरी भी 50,000 रुपया है। वो ये एक समाजवादी फार्मूला कि वर्क इज वर्शिप, काम को महत्व कैसे दिया जाए। यानी ये कि कोई मैकेनिक है तो वो इंजीनियर से इंफीरियर हो गया, मैकेनिक का काम मैकेनिक ही है, इंजीनियर का काम इंजीनियर, पर दोनों की सैलरी एट पार है।
उसमें भेदभाव नहीं था। दैट्स ग्रेट। फिर वहाँ से आ गए ताशकंद। ताशकंद में शास्त्री जी की स्टैच्यू लगी है, वो है देखा। हिंदी इस वो बच्चों के गए हिंदी के हिंदी पढ़ाई जाती उस स्कूल में, वो सुनने को समझने को इंटरेक्शन हुआ हमारी टीचिंग फैकल्टी से। फिर उन्हें गाना बहुत पसंद था, हम काले हूँ तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ऐसा कुछ गाना है जी वो किसका है पता नहीं ध्यान से। जी 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 बात बहुत बहुत पॉपुलर गाना। बहुत पॉपुलर था। जी जी हम उस समय वो था। जी हाँ, सुनीता विलियम्स जी ने इतिहास रचा, भारत का नाम ऊंचा किया। आपकी मुलाकात हुई उनसे मुंबई में ताज होटल में। हाँ, तो वो भी ये यादगार क्षण है जब सुनीता विलियम करीब 10-12 साल पहले आई थी इंडिया। जी अंतरिक्ष की यात्रा के बाद उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ था गुजरात में। तो उनके पिताजी ने एक इंटरव्यू दिया था गुजरात में, जो रेडिफ में आया था। जी रेडिफ में मैंने पढ़ा, रेडिफ की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसमें उन्होंने उनके पिताजी ने बताया कि हमारे पूर्वज विदिशा के थे, पांडे परिवार के थे, और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर के ग्रैंडफादर, वो सब विदिशा से निकल के वहाँ गए थे काशी धार्मिक यात्रा में। उनके पड़ोसी भी कोई साथ में थे। ओरिजिनल रहने वाले ग्रेट ग्रैंडफादर विदिशा के हैं, सुनीता विलियम्स के। तो मुझे रुचि हुई कि इनसे मिलना चाहिए। इनकी जड़ें विदिशा में हैं और एक तरह से ये विदिशा की बेटी हैं और ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हैं, इसलिए ज़रूर जाएँ। हमने मिनिस्ट्री को लिखा कि हम मिलना चाहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को एक, चूंकि नासा से जो हाँ, नासा से जुड़ी हैं, इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी से भी हमने करा। एक फॉर्मर एमपी होने के नाते विदिशा से उनको जुड़ाव मैंने बताया, सिर्फ वो करेस्पॉन्डेंस करा मोबाइल पे, उस पे उनकी परमिशन आ गई और उन्होंने उनसे पूछ के हमें टाइम, क्योंकि सुनीता विलियम्स को भारत सरकार से भी परमिशन लेना थी और नासा से भी परमिशन लेना थी। ओके, तभी वो मुझसे मिल सकती थी। विदाउट परमिशन नहीं, विदाउट परमिशन वो किसी से नहीं मिल, प्रोटोकॉल जो उनका होता है। जी तो उन्होंने ताज होटल में बॉम्बे में रुकी थी, वहाँ मिलने का टाइम दिया, टाइम फिक्स हो गया कि सुबह 11 बजे हमें उनसे मिलना है, आधा घंटे का फिक्स हुआ। पर हम सब जो भी धर्माधिकारी जी हमारे गोविंद प्रसाद शास्त्री जी ने डिटेल निकाल के दिए थे उनके परिवार के, वो सब ले जाकर उनको दिए। तो उनके चाचा जी भी वहाँ मौजूद थे, और भी उनके 4-5 रिलेशन, उनके साथ सबके साथ चाय पी हमने, टी पार्टी हुई, और उन्होंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी मैं तो विदिशा जरूर आऊँगी। मुझे खुशी है कि देखो मेरी रूट्स वहाँ हैं और वहाँ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और मुझसे मिलने आए। बहुत प्रसन्न हुई, ग्लैड हो गई। वाह मुझे भी अच्छा लगा। उनमें सब संस्कार है। बातचीत तो अंग्रेजी में ही हुई हमारी, जी क्योंकि वो इंग्लिश उस समय अमेरिका में पढ़ी लिखी हैं, बढ़िया इंजीनियर हैं, और उनके पिताजी वहीं चले गए थे जी अमेरिका, शादी भी वहीं हो गई, तो वो विलियम्स हो गई। जी सुनीता पांडे विलियम्स है वो। ओके, ये सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, शायद कई लोगों को ना पता हो। हाँ, सुनीता पांडे विलियम्स, ओके, ये मैं कहना चाहूँगा। जी और बेहद खुशी है मेरे लिए, तो एक यादगार पल है। उनके साथ लिया हुआ फोटो आज भी मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। ऐसा दिखाएंगे अपने दर्शक। बिल्कुल दिख सकते। फोटोग्राफी से जुड़ा नाता जुड़ा है आपका, मैगजीन्स पढ़ने का भी शौक है। क्या ये शौक अभी भी आप अपने राजनीति के सफर में जारी रख पाते हैं? खैर शौक तो कभी छूटते नहीं हैं, लेकिन एक मन किया मेरा पूछने का, तो मैंने जिक्र किया। आपने खुद ही जवाब दे दिया, ये शौक तो कभी छूटते नहीं है जी, तो कैसे छूट सकते हैं इस शौक। लगातार है, हमारी फोटोग्राफी लगातार जारी रहती है। जी पहले वीडियो कैमरे से और स्टिल कैमरे से होती थी, पहले फिल्म वाली कैमरे का यूज करते थे। जी अब वो आपके ये कौन से कैमरे आ गए आजकल, डिजिटल कैमरे। डिजिटल कैमरे से पिक्सल, हमारे पास 24 पिक्सल का कैनन आज भी है, जिससे हम फोटो खींचते हैं। और बाकी जो रेगुलर फोटो हैं कहीं आने जाने के, वो जनरल, वो हम अपने मोबाइल से ही खींचते हैं। मोबाइल वही लेते हैं जिसका कैमरा सबसे अच्छा हो, जिसमें हाई पिक्सल हमें मिले। वाह 40-50 पिक्सल मिलने चाहिए हमारी, उसमें चॉइस ही रहती है, तो वो बराबर है। और निरंतर अच्छी पुस्तकें पढ़ने का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पढ़ने का, हिस्टोरिकल, जी भारत की हिस्ट्री, भारत का इतिहास, जी कैसे हमने 5,000-10,000 साल की संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारी विरासत को संभाल के रखा है, जी वो भी हम जाने। फिर विदिशा की घूम के भी हम गोविंद दिवेलिया जी से चर्चा करते रहते हैं, इतिहासकारों से। और भी हमारे जो विदिशा की, पहले निरंजन वर्मा जी से हम चर्चा करते थे, पूर्व सांसद थे, उन्हें काफ़ी विदिशा के इतिहास को हमें ब्रीफ किया, समझाते थे।
अब दिवालिया जी बहुत खोजी आदमी है विदिशा की विरासत के उसमें। मध्य प्रदेश में भी कभी कोई ऐसी चर्चा होती है तो याद है मुझे एक NS व्यास हुआ करते थे जी। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आजकल रिटायर्ड हो गए, मेरे ख्याल 81 साल 85 साल के होंगे वो। उनने बहुत खोज करी है हमारे मध्य प्रदेश में इसके ऐतिहासिक गौरव की, हमारे विदिशा के सांस्कृतिक विरासत की। उनसे भी हम करते रहते हैं एक्सचेंज। यानी कि हमेशा से ही क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी कंटेंट ढूँढ निकालना मैं कहूँगा कि आपका हमेशा व्यक्तित्व में रहा है। आखिरी सवाल रहेगा सर, विदिशा के युवाओं से खासकर ये मेरा प्रोग्राम जुड़ा है, प्रोमिनेंट व्यक्तियों को इसलिए क्योंकि उनका अनुभव उन तक कहीं पहुँचे। तो विदिशा के युवा जो उद्यमी क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं या राजनीति में भी आना चाहते हैं, तो आपके अनुभव के आधार पे क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? जी। नहीं, हमारी सिर्फ यही कहना है कि सब नौकरी की तरफ ना भागे। जी। विदिशा में अच्छी शिक्षा हासिल करना एक गौरव की बात है। और साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और भोपाल से जुड़ा होने के नाते अच्छी शिक्षा युवाओं को मिल रही है। जी। और अभी देखने में ये आ रहा है कि अच्छी शिक्षा लेने के बाद लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। मेरा साफ कहना यह है कि स्वरोजगार की तरफ भी भागें। स्टार्टअप जैसे काम यदि करेंगे, अपनी प्रतिभाशाली हैं, नए आइटम को पकड़ें, जी। ज़्यादा लंबा मार्केट ना मिलेगा, परंतु मध्य प्रदेश तो कवर कर ही सकते हैं, छत्तीसगढ़ तो कवर कर ही सकते हैं। कृषि पर आधारित चीज़ें लगाएँ, अच्छे नई-नई वैरायटी खेत में लगाएँ और वो ऐसी कमर्शियल क्रॉप लगाएँ, जो कि प्रोसेसिंग होकर उन्हें वैल्यू एडिशन होकर पैसे क दे सके। यही पैदा करना है, उन्हें कहाँ जाना है। और अधिकतर विदिशा का युवा जो निकला है, वो ग्रामीण परिवेश से निकला है। गाँव में उनके पिताजी या उनके पूर्वज खेती करते चले आ रहे हैं, बदले उस गेहूँ चने की खेती को, सोयाबीन पर आए, धान के प्रोसेसिंग प्लांट लगाएँ, सोयाबीन से दूध और मक्खन बनाने के प्लांट लगाएँ, सोयाबीन का पनीर वो टोफू बोलते हैं, जी, तो बहुत अच्छा टोफू बनता है, और वो बड़ा कैल्शियम से और उससे फ़ायदेमंद होता है। टोफू को बनाएँ, मिल्क के प्रोडक्ट बनाएँ, डेयरी बनाएँ। तो मेरा सुझाव ये है कि जो हायर स्टडी करके, टेक्निकल स्टडी करके लोग निकल रहे हैं, नौकरी में भागने की बजाय इस तरह के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट पकड़ें और उसमें कहाँ हम छोटे-छोटे पावर हाउस बना सकते हैं, छोटे-छोटे ऐसे स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। वो करना चाहिए, मुझसे जो बनेगा वो हम सहयोग करने बिल्कुल जीवन पर्यंत करने तैयार। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से आपने कुछ एक उम्मीद के साथ देखना शुरू किया होगा ये एपिसोड, बिल्कुल उम्मीदों पे खरा निकला और काफ़ी अनुभव हमने यहाँ रूबरू आपके साथ कराए, साझा किए। ऐसे ही और परमानेंट व्यक्तियों के साथ आपके अनुभव के लिए ये जारी रहेगा एपिसोड। बातों का सफ़र अभी फ़िलहाल यहीं समाप्त होता है। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।